हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th बायोलॉजी का आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करेंगे आज हम लोग। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। पार्ट 2 आज चलेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। पौधों में पोषण क्या पढ़ेंगे आज? पौधों में पोषण के बारे में हम लोग आज क्लियर करेंगे। पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। आप लोग जरूर कंप्लीट वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा नहीं आधा पर आप लोग देखकर छोड़ दीजिएगा, पूरा देखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आज जैसे हम बोलेंगे आप लोग उसी प्रकार से नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहला है पौधा में पोषण किस तरीका से होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिल्कुल, ये तो हम आप लोग को इससे पहले पार्ट 1 में कम करा चुके हैं। स्वपोषी पौधा उसे कहते हैं जो भोजन क्या खुद बनाए, जो खुद से भोजन बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। और सभी पौधे क्या हो जाते हैं? स्वपोषी होते थे। यही बोला यहाँ पर कि अपना भोजन खुद बनाए, अपना भोजन क्या बनाए? खुद बनाए, तो उसे स्वपोषी पौधा कहा जाता है। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। बिल्कुल, पौधा में प्रकाश संश्लेषण क्या होती है? क्षमता होती है। वे जो स्वपोषी होगा तो उसके अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्या बोला? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो दो भाग में एक हो सकता है मृतजीवी पौधा। क्या होता है? मृतजीवी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? परजीवी होता है। मृतजीवी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? परजीवी। मृतजीवी तो बताए थे, मरे हुए या कड़े पीछे किसी चीज पर जो आश्रित होता है उसी को मृतजीवी कहते हैं। यहाँ परजीवी आप लोग को बताया गया। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते? ग्रहण करते हैं। यहाँ पे परिभाषित कर दिया गया है मृतजीवी को भी, कि क्योंकि अब इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, मृतजीवी बस पौधे लग गया तो पौधे। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से क्या करते? ग्रहण करते हैं। जैसे गोबर छत्ता, जैसे क्या होता है? गोबर छत्ता जो होता है, देखे होंगे कि सड़े गले चीजों पर क्या होता है? उगता है। तो उसी वो कैसा है? मृतजीवी पौधा है। कैसा है? मृतजीवी पौधा है, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। जबकि परजीवी क्या है? वो पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल अमर बेल हम आप लोगों को कराए थे। क्या? अमर बेल भी कराए थे कि देखेंगे कोई पेड़ पर बहुत सारा गाछ जो पूरा को घेर लेता है, पूरे डाली को, ब्रांच को पूरा को घेर लेता है, तो उसी को अमर बेल का पौधा। वो धीरे धीरे उसका पूरा कार्बनिक पदार्थ क्या कर लेता है? अपने अंदर कर लेता है। ठीक है, मतलब अवशोषित कर लेता है, ये बोलिए। तो उसी को अमरबेल कहते हैं। ऐसी अमरबेल कौन सा ये होगा? तो क्या होगा? अमरबेल कैसा होगा? परजीवी होता है। अमरबेल कैसा होता है? परजीवी। या गोबर छत्ता जो होता है मृतजीवी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पौधे के बारे में बोले, इसीलिए यहाँ पास मृतजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी और परजीवी, ये पौधा के बारे में बता दिया कौन क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ऑब्जेक्टिव में मृतजीवी पौधा है तो मृतजीवी क्या होगा? गोबर छत्ता हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन लेंगे निम्नलिखित में से परजीवी पौधा बोले, क्या बोले? परजीवी पौधा, तो अमर बेल को याद रखिएगा। ठीक है, किसको याद रखिएगा? अमर बेल को आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। बड़ा अच्छा से डिटेल में अगर चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं। बड़ा अच्छा से छोटा छोटा पॉइंट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। करिएगा तो आपको फायदा होगा। रिवीजन करने वक्त ये सब चीज नजरों के सामने रहती है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी आप लोग को जिक्र किए हैं इससे पार्ट 1 में। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से पौधा अपना भोजन क्या करते? तैयार करते हैं। पीछे बता चुके हैं। इसे मूलभूत प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यही मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण का आसान तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, सभी हरे पौधों में पर्णहरित होते हैं। ये भी पीछे बता चुके। सभी हरे पौधों में क्या होता है?
पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश को क्या अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पहले ही बता चुके हैं। यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश अवशोषित करता है, तब अपना कार्बन बनता है, ठीक है, मतलब कार्बनिक पदार्थ बनता है। अब देखिए सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक, आगे पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ आप लोग को बता चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं जो पीछे नहीं बताया गया। ये सब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर से देख लीजिए आप लोग, देखने से होता है जहन आज और आँख के सामने आता है चीज़ें तो याद हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन अणु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण फिक्सेशन कार्बन अणु ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है जिसमें पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है कार्बनिक अणु और ग्लूकोज में होता है, ठीक है। मालूम है कि जब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी है क्लोरोफिल भी। ये समीकरण को जब प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखेगा तो ये समीकरण भी जरूर उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो क्या बनता है C6H12O6 बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। यही कार्बनिक पदार्थ, यही क्या है कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं ना। तो यही हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। परिभाषा में आप सब लोग लिखे होंगे, पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे। तो यही हमारा क्या है C6H12O6 क्या है ग्लूकोज, इसको और बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ बनता है। कार्बन ऑक्सीजन बनता है, यही ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। अब प्लस क्या बनता है H2O वाटर भी बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा में आप लोग क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पौधे इसी प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 6 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और वाटर का कितना 12 सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल में बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है तो C6H12O6, या फिर पौधा में जो खाना बनता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है C6H12O6 बनाता है, प्लस क्या बनाता है ऑक्सीजन बना C6O2 बनाता है और 6H2O बनाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पहले भी आप लोग को इस पार्ट 1 में बता चुके हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादों मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बिल्कुल ऑक्सीजन क्या होना बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है और जिसको हम लोग क्या करते हैं ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 3 में अगर हम लोग आते हैं तो अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का क्या स्थान उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पर याद रखिएगा एक पॉइंट, इसको जरूर आप उतारिएगा क्योंकि वो तो पीछे की चीज़ नहीं भी उतारिएगा चल जाएगा, लेकिन आप उतारिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक मतलब जहाँ से प्रक्रिया जो शुरू होता है तो अंत तक कहाँ चलता है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। कहाँ तक होता है तो अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण के अंत तक प्रक्रिया कहाँ चलता है तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में चलता है। पत्तियों के पेलासाइड तथा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये तो बताएं क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे पिछले वाली क्लास में आप लोगों को बताया गया था। चूंकि ये अधिकांश पौधे पत्तियों में पाए जाते हैं इसलिए पत्तियां प्रकाशलेशन अंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। मतलब किसको हरित लवक को क्लोरोफिल जो होता है हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी क्या कहते हैं अंगक भी कहा जाता है। उसके बाद है पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या छोटा स्टोमाटा मौजूद होते हैं। स्टोमाटा कहाँ मौजूद होता है इसको याद रखिए कि पत्तियों की एक बाह्य त्वचा, पत्तियां जो लीजिएगा तो पत्ती में हम देखिएगा ना तो एक छोटा छोटा छिद्र नजर आएगा, रंध्र नजर आएगा, एपिडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में होता है। याद रखिएगा स्टोमाटा कहाँ होता है पत्ती के एपिडर्मिस में स्टोमाटा मौजूद होता है। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके मध्य में एक छिद्र रहता है, जिसके मध्य में क्या नहीं बोलते एक छिद्र रहता है। ये छिद्र बंद और खुल जाता है, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, एक स्टोमाटा होता है, एपिडर्मिस से पत्तियों के बाह्य त्वचा पर त्वचा या बाह्य त्वचा बोलिए या एपिडर्मिस बोलिए, यही एपिडर्मिस एक रंध्र मतलब छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, पत्ती में ऐसे दिखिएगा तो छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा आप लोग, तो उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। उसके बाद आगे बोलते चलते हैं, हो सकते हैं तथा जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। मतलब ये जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, तो ये इसको कौन नियंत्रण करता है, इसको याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कोशिकाओं या गार्ड सेल्स, कौन सेल, गार्ड सेल, याद रखिएगा गार्ड सेल द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्टोमाटा बंद होना और स्टोमाटा का खुलना ये कौन नियंत्रण करता है, तो गार्ड सेल करता है। कौन करता है, गार्ड सेल के द्वारा यह नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये स्टोमाटा अभी क्या खुला हुआ, स्टोमाटा क्या हो गया, बंद हो गया। ये यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये छोटा छोटा जो है क्या क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। रक्षक कोशिका जो यहाँ पर ये जो कोशिका है, ये रक्षक कोशिका है इसका। एपिडर्मिस कोशिका, यही वाला जो कोशिका होता है क्या होता है, पत्ती के ऊपर वाला, इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर पत्ती के अंदर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, हमारा स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हम लोग क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, स्टोमाटा से एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि स्टोमाटा जो खुलता है और बंद होता है, तो इसको नियंत्रण कौन करता है, क्या बोले, नियंत्रण कौन करता है, तो इसको लिख लीजिएगा गार्ड सेल द्वारा। किसके द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा यह नियंत्रण होता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचती है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पत्तियों के माध्यम से अंदर भी पहुंचता है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना कोशिका की स्फीति टर्जिटी पर भी निर्भर करता है। याद रखिएगा, कोशिका यहाँ क्या बोला, रंध्रों का खुलना, मतलब ये जो रंध्र है, स्टोमाटा जो है, का खुलना एवं बंद होना कोशिकाओं के स्फीति टर्जिटी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, स्फीति टर्जिटी कहता है, टर्जिडिटी पर भी यह निर्भर करता है। जबकि द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। मतलब बोला जाए, जब द्वार कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल स्टोमाटा जो होता है, तो वो द्वार कोशिका जो जल जब अवशोषित करता है जब जल अवशोषित करेगा तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो रंध्र खुल जाता है, तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है, जब फूलेगा तो खुलेगा तो उसमें से पानी निकल जाएगा। जब जल बाहर निकल जाएगा तब वह फिर से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है, रंध्र फिर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही कारण है। ये सब कारण किस पर निर्भर करता है, कि कोशिका के स्फीति टर्जिडिटी पर। ठीक है, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन टर्जिटी नहीं मतलब गार्ड सेल नहीं दिया होगा तो याद रखिएगा स्फीति दिया होगा, टर्जिडिटी दिया होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि कोशिका के रंध्र का खुलना और इस पर किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका के टर्जिटी पर निर्भर करता है, स्फीति पर निर्भर करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो गार्ड सेल। अगर क्वेश्चन ऐसे स्टोमाटा का बंद होना खुलना तो गार्ड सेल, ऐसे रे कोशिका का खुलना, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो टर्जिटी पर निर्भर करता है। कैसे बंद होता है खुलता है वो आप लोग को हम बता दें। ठीक है, तो इतना उतारिएगा नहीं, कुछ चीज़ याद भी रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पेज ये है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, घटक क्या है। मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका घटक क्या है, कैसे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसको जरूर लिखिएगा। पहला होता है पर्णहरित क्लोरोफिल की, पर्णहरित क्या, पर्णहरित होना या क्लोरोफिल का होना आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। जल भी रहना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। ये चारों चीज होगा तभी हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का हो जाएगा, कंप्लीट होगा। नहीं तो प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट नहीं होगा। इससे पहले में भी आप लोग को यहाँ बताए थे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, H12 मतलब वाटर की, सूर्य की प्रकाश की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तभी हमारा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसमें चलिए अब उसके बाद जब अब बारी बारी पर्णहरित क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा छोटा पॉइंट आप लोग क्या कीजिएगा, उतारते चलिएगा। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां बता दिया जाएगा क्या आपको उतारना है।
तो पहला पॉइंट दीजिएगा आप लोग, पर्णहरित या क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है, पर वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है। देखिए बोला है कि केवल हरे पौधे में होता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। यहाँ बोला लाल और भूरे रंग की पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे, अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित और क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है। मतलब बोला पौधा का रंग उतना निर्भर नहीं करता है जितना कि क्या वो पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी आवश्यक है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी आवश्यक है, लेकिन रंग उतना महत्व नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग होगा तब भी प्रकाश संश्लेषण होगा, हरा पौधा होगा, भूरा पौधा होगा तब भी प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन याद रखिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सबको लिखना नहीं है, फिर भी कुछ चीज को याद रखना, बातों को समझ के भी रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद चूंकि क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बिल्कुल सही, क्लोरोफिल की वजह से होता है, और अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। तो क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण की क्या बोला जाता है, इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो देखें तो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उसका रोल है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते, मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते और ऑक्सीजन छोड़ते। ये तो आप लोग को मालूम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते और ऑक्सीजन को क्या करते, छोड़ते हैं। पौधे इस आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को, अब क्वेश्चन आएगा कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, तो वातावरण से करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल ही है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल में। परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है, हाइड्रोजन होता है। वायुमंडल में सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत याद रखेगा 0.03% है। कितना प्रतिशत है, 0.03% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 0.03% होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि अर्थात 10,000 भाग में से 3 भाग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझा है कि 10,000 भाग होगा तो उसमें से बस 3 भाग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बताइए, अपने वायुमंडल में बस 3 भाग कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी देखिए अपने यहाँ का, अपने लोग के देश का हाल क्या है कि गर्मी के समय गर्मी या ठंड के समय ठंड ज्यादा होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है सबका। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी, कोयला, ईंधन को जलने से अणुओं के द्वारा अपघटन, डिकम्पोजिशन से, शोषण क्रिया आदि से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। बिल्कुल, वायुमंडल में तो 0.03 है, तो हम लोग का हालत खराब तो किए हुआ। बताओ 1% अगर हो जाता वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, तब हम लोग पृथ्वी पर रह भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ देखिए 0.03 वायुमंडल में है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिलता है। तो लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, तो इन सब के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट पेज की और हम लोग चलते हैं। उसके बाद अगला पेज ये है कि नेक्स्ट पेज में ये है कि जल। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ ली, अब जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल के बारे में याद रखिएगा, जल पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते। मतलब पौधे जो होते हैं भोजन का अधिकतर भाग जो किससे प्राप्त करते, जल से प्राप्त करते, तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। और यही जल के ही कारण क्या होता है कि पौधा का क्या होता है, वृद्धि होता है। ये याद रखिएगा।
इनमें वृद्धि होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल की अनिवार्यता को दर्शाना कठिन है। नियमित रूप से अगर पौधों को जल ना मिले तो वो मर जाते हैं, लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। मतलब आप देखते होंगे जब आप पौधा में लगाते हैं और पानी नहीं देते, पौधे क्या हो जाता है, मर जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला है इसका अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन इसलिए किसान अपनी खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। नियमित सिंचाई नहीं करते तो पौधा क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आवश्यक यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। नियमित रूप से पौधा क्या हो, जल उपलब्ध होना चाहिए। पौधा अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिक का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि पौधा अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में नियमित रूप से जल से पौधा क्या क्या अवशोषित करता है, तो जल अवशोषित करता है, लेकिन उसमें से क्या क्या, खनिज लवण को अवशोषित करता है। अब खनिज लवण में क्या क्या आ जाता है इसको देखिएगा। खनिज लवण में आ जाएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जड़ के द्वारा से होता है, याद रखिएगा। फास्फोरस, फास्फोरस भी खनिज में आएगा। कैल्शियम भी पौधा कहाँ से लेता है, यही मिट्टी से लेता है, याद रखिए, जल के माध्यम से खींचता है, रूट से, जड़ से। मैग्नीशियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये सब का आदित्य योगी ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों का संश्लेषण होता है। मतलब नाइट्रोजन से प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण होता है। मतलब पौधा नाइट्रोजन से क्या अवशोषित करता है, प्रोटीन को। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम उत्तकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में एवं पत्तियों में पहुंचता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, और वह पॉइंट ये याद रखने का है कि जड़ों, मतलब जो जड़ों द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, जल ग्रहण किया गया जाता है, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। एवं जाइलम, कौन सा उत्तक इसको ऊपर ले जाता है जड़ से, तो उस उत्तक का नाम है जाइलम। कौन सा, जाइलम। तो याद रखिए, जाइलम, जेड से जाइलम, जेड से जल, ठीक है, जैसा जाइलम जैसा जल। तो याद रखिएगा, जाइलम उत्तक के द्वारा ही, जाइलम टिश्यू के द्वारा ही जल को क्या जमीन से अवशोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा उत्तक से जल को पौधा जल को अवशोषित करता, तो उस उत्तक का नाम क्या है, जाइलम। क्या उत्तक का नाम है, जाइलम उत्तक। ठीक है, चलिए। द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में एवं पत्तियों में पहुंचाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है, मतलब जल का उपयोग होता है। और जल पौधों में पानी एवं लवणों का अवशोषण अपने बाहरी हिस्से से आसानी से कर लेते हैं। अब जलीय पौधे जो है पानी एवं लवणों का अवशोषण अपने बाहरी हिस्सों से भी आसानी से कर लेते हैं। ये कि बोला गया जलीय पौधों में, कौन सा, जल के अंदर जो पौधा रहता है, तो जल के अंदर ही होगा। पौधा बाहरी हिस्सा से जरूरी है कि वो जड़ से के लिए नहीं, वो तो पत्ता से भी लेता है, क्योंकि वो पूरा पानी से क्या होता है, डूबा होता है। तो वो किसी से तना से भी पानी को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, ये जलीय पौधों के बारे में। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इस पॉइंट को, जो पॉइंट बोला गया उसको आप उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए, ये हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी और भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और है। तो नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज है सूर्य, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में लास्ट है, और ये हमारा लास्ट है। तो हम लोग किस किस के बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के बारे में पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े, जल के बारे में पढ़े, आप सूर्य और प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ये लास्ट हो जाएगा। उसके बाद पौधों का पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जंतु में जाएंगे हम लोग। तो इसको याद रखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग इस तरीका से पढ़ेगा, नोट्स थोड़ा थोड़ा उतार लीजिएगा, तो एक एक लाइन पढ़ने के बाद आप सुनिएगा ना, तो आपको याद हो। और अच्छी चीज़ है कि सब कुछ याद हो जाएगा, और चीज़ें समझिएगा। ऐसा नहीं कि रटन पटन नहीं चलेगा, यहाँ समझ के पढ़िएगा। ठीक, सूर्य पर आप कभी नहीं भूलिएगा ये भी चीज़ें। सूर्य प्रकाश, अब किसके बारे में, सूर्य प्रकाश। प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। क्या शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं, किसे, केवल सूर्य के प्रकाश में ही।
उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अंधेरा, अब यहाँ से अच्छा पॉइंट पड़ेगा जो हमको लगता है कोई नहीं पढ़ाता होगा, इसलिए बुक पढ़ेगा तो बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को नॉलेज मिलेगी, ठीक है। भले ही एग्जाम में नहीं आए लेकिन अच्छा नॉलेज मिलेगा। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। यहाँ बोल दिया, देखिए बुक में लिखा हुआ, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर सकती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ से उतारिएगा कि हरे पौधों, ये पॉइंट उतारिएगा, हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद और सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा जो सूर्य से मिलता है, विकिरण ऊर्जा रेडिएंट जो मिलता है उस ऊर्जा को ट्रैप या विपाश कर सकते हैं एवं उससे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर का ऊर्जा ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा की मौजूदगी के ही कारण जो है ना, रासायनिक पदार्थ जो होता है उसको किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, किसमें, संश्लेषित ग्लूकोज में कर देता है। तो ये काम सूर्य ऊर्जा की मौजूदगी में ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अगला पेज में हम लोग चलते हैं, 7-8 हो गया। उसके बाद पेज नंबर 9 में, तो पेज नंबर 9 में देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि या प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कैसे होता है वो विधि के बारे में देखिए। प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो किसको हरे पौधे ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता, क्रिया में हरे पौधे विकिरण को, विकिरण ऊर्जा जो होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों में पर पड़ता है, देखिए कार्य विधि तो लिखिएगा, आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि लिखिए, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब उन्हें क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, विकिरण ऊर्जा जो उसको मिलता है प्रकाश से, उसको क्लोरोफिल अवशोषित करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में, अर्थात जल, देखिए जल को बोला, कहते हैं किसको, जल जो होता है, जल H2O जो होता है वह, अर्थात जल दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो याद रखिए जल दो भाग में विभक्त होता है, एक हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो जल कैसे दो भाग में टूटता है, एक हाइड्रोजन में टूटता है, दूसरा किस में टूटता है, ऑक्सीजन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पौधा का प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है पौधा से, तो वह किसका होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या जल का होता है। तो याद रखिए जो ऑक्सीजन हम लोग प्राप्त करते हैं वो जल का ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटता है, कौन टूटता है, जल दो भाग में टूटता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब चीज बुक पढ़ेगा तो मिलेगा, बाकी नहीं पढ़ेगा, बुक पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर, देख रहे हैं ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर निकल, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है। स्टोमाटा द्वारा वायुमंडल में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो वायुमंडल में से ऑक्सीजन पौधा से प्राप्त होता है, तो वह किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या जल का होता है। तो याद रखिएगा वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, किसका होता है, सॉरी जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, अब हाइड्रोजन क्या करता है, जो टूटेगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा, वातावरण में मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके या किसका निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है,
ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज। तो हाइड्रोजन, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जल जब दो भाग में विभक्त होता है तो हाइड्रोजन किसके साथ मिलकर क्या बनाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वातावरण में चला आता है। ये सब याद रखिए, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब ऐसा ने प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बोले, आप प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा। एक अच्छा स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट इस चीज को लिखेगा, ना कि प्रकाश संश्लेषण बोलेगा कि ऐसा नहीं लिख देगा, प्रकाश वह प्रक्रिया जिसमें पौधा अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल को पसंद, ये नहीं। क्रियाविधि मैन ये हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे भी आप लोग को अच्छी चीज मिलेगी, पूछिएगा ना, किसी से नहीं बता पाएगा ये सब चीज। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब क्रियाविधि प्रकाश की आवश्यकता, मतलब प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन, यहाँ पर समझे कि जो जल दो भाग में टूट रहा था, इसको कौन तोड़ रहा था, तो प्रकाश तोड़ रहा था। प्रकाश का यही काम होता है, जल को विभक्त करने का। किसको, यहाँ बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की सिर्फ आवश्यकता क्या होती है, जल को विभक्त करने में। किसको, जल को दो भाग में जो तोड़ा है तो ये प्रकाश ही तोड़ता, बस इतना काम है। यानी जल का प्रकाशिक अपघटन करना, प्रकाशिक अपघटन करना। ठीक है, आगे देखिए पढ़ते हैं। उसके बाद अपघटित करने के लिए आवश्यक है, मतलब जल को अवशोष दो भाग में बांटने का बांट जो देता है तो प्रकाश करता, यही आवश्यक उसका काम है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को, मतलब ये जो पहला काम होता है जल का तोड़ना, जल को दो भाग में, H2O को क्या करता है, दो भाग में क्या कर देता है, तोड़ देता है। हाइड्रोजन में तोड़ता है और ऑक्सीजन में तोड़ता है। तो ऑक्सीजन तो चला आता है वातावरण में, कहाँ चला था, वातावरण में, जिसको हम लोग लेते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके, किससे, CO2 से मिलके ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये जो ऑक्सीजन वाटर को तोड़ता है, H2O को तोड़ता है, ये प्रकाश संश्लेषण, इस चरण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लाइट रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, मतलब लाइट रिएक्शन कहते हैं। जो प्रकाश हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर को तोड़ता है, तो इस अभिक्रिया का ये प्रथम चरण है। ऐसी प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, मतलब लाइट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया बात, किसी क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखिए। इसके बाद प्रतिक्रिया जिसके प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड से अपचय में काम आता है। मतलब अब जो हाइड्रोजन होगा वो अपचय, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचय में काम आता है, और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज। ये पहले पीछे बता दें, ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनाता है। प्रकाश तथा अंधकार में समान रूप रहता है। प्रकाश संश्लेषण की इस द्वितीयकरण को, मतलब ये जो द्वितीयकरण होता है, ग्लूकोज बनता है, द्वितीयकरण में को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो द्वितीय जो करण होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। यह चरण प्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि इसमें अंधकार में होता है। ठीक है, ये अंधेरा में भी ये काम हो सकता है। इस प्रकाश की अनुपस्थिति में, इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति आवश्यक है, अपितु प्रकाश होने या ना होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दूसरा डार्क रिएक्शन जो होता है, इसमें प्रकाश का होना नहीं होना कोई महत्व नहीं है। ठीक है, प्रभाव नहीं डालता है। ठीक, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो है प्रकाश होना क्या होता है, आवश्यक होता है, याद रखिएगा। तो प्रथम चरण में यही होता है कि लाइट जो होता है, का प्रकाश, सूर्य जो होता है, जल को दो भाग में तोड़ देता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। समझ में आई बात, इसको कहते हैं पहला जो भी प्रथम चरण जो होता है इसी को कहता है प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर ग्लूकोज बना, दूसरा प्रक्रिया, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। उसको क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन। तो इसको, इस परिभाषा को आप लोग, ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक जरूर उतार लीजिएगा, ये, और उसके बाद ये भी परिभाषा आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी ये परिभाषा जो लाइट रिएक्शन का, ये भी परिभाषा उतार दीजिए। चलिए, प्रकाश हम लोग पढ़ लिए। प्रकाश मतलब प्रकाश में पोषण का हम लोग कंप्लीट कर दिए, पौधा में किस तरह से पोषण होता है। ठीक है, तो आप लोग तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है जंतुओं में पोषण। ठीक है,
जंतुओं में पोषण, ठीक है, इनको अब हम लोग क्लियर करते हैं। पौधों में पोषण हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जो जंतु जो होते हैं वह भोजन के लिए अन्य अन्य जीवों पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं, क्योंकि ये खुद से स्वपोषित होते नहीं है, ये स्वपोषी नहीं होते, ठीक है। तो ये अब खुद से भोजन तो बनाती नहीं, इसीलिए ये दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसलिए यह जंतु जो होते हैं परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी हेटरोट्रोप्स, जो दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं जो इनके लक्षण है, जो इनके क्या लक्षण है। परपोषी जंतु मृतजीवी परजीवी परिणाम प्राणी संपोषी हो सकते हैं। मतलब यहाँ बोला गया कि परपोषी जंतु, जो परपोषी के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। तो परपोषी जानबे करते जो जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो परपोषी जो होते हैं मृतजीवी भी हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, और प्राणी संपोषी भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में आप लोग को पीछे वाले लेक्चर में बता दिया गया पार्ट 1 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे है कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। मतलब जंतुओं में जो भोजन का भिन्न भिन्न प्रकार से क्या होते हैं, भोजन का काम होते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में, अमीबा। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा कैसा है, सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृत जलीय एक कोशिकीय तथा यह अमीबा कैसा एक कोशिकीय है, मृद जलीय है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। एक अनिश्चित आकार, इसका कोई आकार नहीं होता है। तो याद रखिएगा अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। यह एक कोशिका को क्या होता है, मतलब एक सेल का बना होता है, एक कोशिका का ये होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि इसका आकार कूटपादों मतलब सीडोपोडिया के बने होते हैं। मतलब अमीबा का जो आकार बना होता है कूटपादों से बना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होती। मतलब इसके शरीर में पोषण, जो हम लोग खाते हैं, हम लोग का पचता है खाना, जो सारा काम होता है, तो इसके लिए कोई इसका विशेष रचना नहीं होता। जैसे हम लोग का मुंह से स्टार्ट होता है पाचन, तो इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं है, ठीक है। ये अपने कूट पादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब ये अपने कूट पादों के ही मदद से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अमीबा के बारे में याद रखें। अमीबा एक सरल परिणसंपोषी जीव है। ये मृत जलीय है, ये एक कोशिकीय है, और ये अनिश्चित आकार के होते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और इसका आकार जो इसका बना हुआ है, किससे बनते हैं, कूट पादों से बने हैं। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। और उसके बाद अपने कूट पादों की मदद से भोजन को यह क्या करते, ग्रहण करते। आता है क्वेश्चन, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो कूट पादों की मदद से करते हैं, ठीक है। कूट पादों की मदद से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आता है अमीबा के बारे में, पर्सनली आता है। उसके बाद अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ों, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। मतलब अंतर्ग्रहण मतलब अंदर, अपने अंदर लेता है, उसके बाद उस पचता है, पाचन के बाद उसी तरीके जैसे अंदर लेता है वैसे बहिष्करण मतलब बाहर कर देता है। यही प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, अमीबा का पोषण पूर्ण होता है। पहले अंतःग्रहण करेगा, उसके बाद उसको पचाएगा, पचने के बाद जो खराब होगा उसको बहिष्करण कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो ये क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। उसका पोषण कैसा होता है, पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। मतलब ये नहीं कि अमीबा को कोई जैसे मुख नहीं होता कि इसी से अपना खाना लेगा, नहीं। वो कहीं अपने पार्ट में, जैसे अमीबा इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो वो कहीं से भी अपना भोजन ले सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ भोजन पड़ा हुआ, तो अमीबा क्या करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे बना के अंदर अपनी और कर लेगा। उसके बाद इसी को पचाएगा, पचने के बाद जो वेस्ट होगा फिर इसी तरीका से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। यहाँ से भी खाना को ले सकता है अमीबा, इधर से भी खाना को ले सकता है। तो कोई निश्चित आकार इसका या कोई निश्चित मुख नहीं होता अमीबा का, ठीक है। बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान, बोले ना, बल्कि सर जैसे अमीबा है ये, तो ये अमीबा है, तो अमीबा का ये क्या है, शरीर का स्थान है, सतह है। तो ये किसी भी सतह से जिधर से चाहेगा उधर से अपना खाना ग्रहण कर सकता है।
भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, जब बिल्कुल क्या हो जाता है, समीप हो जाता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण, जैसे अमीबा का भोजन होगा तो अपने चारों ओर ऐसे कूटपादों का क्या करेगा, निर्माण करेगा इस तरीका से, और उसके बाद इसको घेरे अपने अंदर कर लेगा। कूटपादों का क्या करता, निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से क्या करते हैं, बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। भोजन को क्या करते हैं, पूरी तरीका से, जैसा अभी बताया, पूरी तरीका से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों से सिरे तथा फिर पार्श्व आसपास जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी मतलब फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, और जिससे भोजन के साथ साथ जल भी होता है, जिसमें भोजन के साथ साथ क्या, जल भी होता है। तो जल में रहेगा तो जल भी होबे करेगा। तो यहीं पास ऐसे लेंगे, अंतःकरण करेंगे, उसके बाद पचाएंगे, पचाने के बाद फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाहर कर देंगे उस वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो याद रखिएगा अब अमीबा के बारे में इतनी बात को, छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है भोजन प्राप्त करने के लिए, पोषण करने के लिए, इसको याद रखिएगा। अपने जैसे भोजन इसके बिल्कुल समीप होता है, तो अमीबा क्या करता है, बिल्कुल समीप होते ही भोजन को चारों ओर कूटपादों से क्या कर देते हैं, निर्माण करते, कूटपाद चारों ओर निर्माण करता, उसके बाद अपने अंदर लेता, उसके बाद जैसे भोजन रसदानी बनता, उसमें जल भी मिल ही जाता अमीबा को, और उसके बाद अंतःकरण करेगा तो पचाएगा, पचाने के बाद क्या करेगा, बहिष्कार जो खराब होगा उसको बाहर फेंक देगा। जैसे यहाँ देखिए भोजन है, ये क्या है, हमारा भोजन है, यहाँ पास दिख रहा होगा आप लोग को, फोटो है, यही अमीबा की, यहाँ भोजन है। अब धीरे धीरे कूटपाद अपने बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद क्या कर लेगा, अपने आप भोजन को अंदर कर लेगा। तो यही जो बना, यही भोजन क्या हो, रसदानी हो गया, क्या हो गया, भोजन रसदानी। फिर इसी प्रोसेस से क्या कर लेगा, जो बेकार होगा इसको फिर इसी तरीका से बाहर कर देता। ठीक है, उसके बाद भोजन का पाचन भोजन रसदानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। मतलब अगर ऐसे पूछा जाए कि अमीबा के अंदर भोजन का पाचन कहाँ फंसा होता है, तो भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है, भोजन रसधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकाल कर कोशिका दर में पहुंच जाता है। मतलब बचा हुआ जो भोजन रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, कोशिका दर में चला जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है, और अमीबा अपने अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल दे। बोले ना, अपचे भोजन में जो खराब हो जाता है, वेस्ट जो रहता है, उसको निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। निकालने के लिए भी कोई निश्चित स्थान, ऐसा नहीं कि यहाँ से भोजन यहाँ से खाया लेकिन यहाँ से भी निकाल सकता है। ठीक है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह से किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, और जिससे अपचा भोजन मतलब अपचा जो खराब वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर देता है, अमीबा बाहर निकाल देता है। ये था किसके बारे में, अमीबा के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरीका से एक अन्य परिनासमभोजी एक कोशिकीय जीव है, जिसको हम परामेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परामेशियम भी कैसा है, प्राणिसम भोजी है। अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजुआ है, ये भी क्या, मृदु जलीय एक प्रोटोजुआ है। परामेशियम क्या है, एक प्रोटोजुआ, ये भी मृदु जलीय है, याद रखेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो छोटा छोटा जो लाइन है फोटो में दिखा देते हैं, इसको कहते हैं सीलिया। परामेशियम में ये क्या होता है, सीलिया होता है। यही सीलिया जो है भोजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखिए इसमें एक रास्ता होता है, इसमें होता है निश्चित कि भोजन का कण किधर से लेके जाएगा, अंदर अपने अंदर ये होता है। कोशिका मुख या साइटोस्टोम इसको कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। यहाँ आ गया भोजन, यही अंदर अपने अंदर भोजन रसदानी लिया, भोजन का रसदानी का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए आप परामेशियम के फिगर हम आप लोग को दिखा दिए, अब आगे पढ़िएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। परंतु इसका आकार निश्चित होता है। देखिए अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता था, लेकिन इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित है। तथा तथा इसका शरीर प्रचलन अंग सीलिया से ढका होता है। मतलब बोले थे ना, चारों बगल इसकी क्या, सीलिया से ढका हुआ रहता है। परामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। उसका निश्चित स्थान में आप लोग को दिखा दिए थे कि ये क्या, एक निश्चित स्थान से इसका भोजन अंदर अंतःग्रहण किया जाता है, होता है, जो कोशिका मुख को अभी हम लोग दिखाए थे, या साइटोस्टोम होता है, या साइटोस्टोम कहलाता है। ठीक है, मतलब जिससे परामेशियम खाना अपने अंदर लेता है उसको कोशिका मुख कहते हैं, या इंग्लिश में साइटोस्टोम कहा जाता है। लेकिन अमीबा का कोई ये नहीं होता, सीडिपोडिया होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद सीलिया में लगातार होने वाली गति भोजन के कणों को क्या कहते हैं, कोशिका मुख की ओर ले जाती। मतलब सीलिया जो हम दिखाए थे आप लोग को फिगर में, सीलिया ये जो होता है सीलिया, ये इसी के लगातार गति हिलता रहता है, तो गति करता है, ये क्या करता है, गति करता है। ये जो सीलिया ये हिलता रहता है, गति करता है, तो भोजन क्या हो जाता है, साइटोस्टोम के अंदर
आ जाता है। ठीक है, तो भोजन से परामेश्वर में भोजन किसके द्वारा जाता है, तो कोशिका मुख के द्वारा या साइटोस्टोम के द्वारा जाता है। किसमें, परामेश्वर में। ठीक है, तो अमीबा और परामेश्वर में आप लोग याद रखिएगा ये चीज को जरूर। ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र में आ जाएंगे। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। तो मनुष्य के बारे में आप लोग को पता होगा, तो कि पाचन के लिए एक विशेष क्या होता है, अंग होता है। विशेष क्या होता है, अंग होता है, जो मुख होता है, जिससे हम लोग खाना अंदर लेते हैं। आहार नाल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो आहार नाल कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, आहार नाल। मतलब मनुष्य को जो पाचन तंत्र मुंह से एनस तक जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के ने संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती हैं। ठीक है, होती है, जो पाचन के लिए पाचक रस मतलब डाइजेस्टिव जूस निकालती है, जो पाचन करता है, स्रावित करती है, बाहर निकालती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। जिससे वही जो जूस निकलेगा ना, वही भोजन को क्या करता है, पचने में मदद करता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पंचतंत्र का निर्माण, मतलब डाइजेशन सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डाइजेशन सिस्टम किसको कहते हैं, आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो अब हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव जूसर के बारे में अब आएगा, आप लोग को ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने को आगे मिलेगा कि मनुष्य में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, क्या क्या वो डाइजेस्टिव जूस बाहर स्रावित करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आहार नाल का यहाँ पास परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। ये आहार नाल का परिभाषा हो गया। मनुष्य में आहार नाल का परिभाषा लिख दीजिएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम लिख दीजिएगा। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आहार नाल। इसमें संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आहार नाल। क्या टॉपिक का नाम है, आहार नाल है। और हम लोग मनुष्य के आहार नाल के बारे में अब पढ़ेंगे। तो मनुष्य के आहार नाल में अगर हम लोग पढ़ेंगे, चलिए तो इस टॉपिक को देखते हैं। तो यह एक कुंडलित क्वाइल्ड रचना है। मतलब हम लोग का मनुष्य का जो आहार नाल है किस प्रकार का, कुंडलित है, क्वाइल्ड जैसे मुड़ा हुआ रहता है ना, उसी तरीका से है, जिसकी लंबाई करीबन 8 से 10 मीटर तक की होती है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि मनुष्य का आहार नाल कितने मीटर लंबा होता है, तो याद रखिएगा 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में आहार नाल जो होता है कितना लंबा मीटर होता है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर जो होता है, ये आहार नाल मनुष्य का बड़ा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि यह मुख गुहा से कहाँ शुरू होता है, मुख गुहा मुंह से शुरू होकर मल द्वार मतलब जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मल द्वार तक फैली रहती है। तो याद रखिएगा, मुख द्वार से, मुंह से लेकर मल द्वार तक ये जो है फैली रहती है। इन सब का छोटा छोटा स्टार मार्क करके नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो ये भी जैसे पहला पॉइंट में लिखिए कुंडलित आकार का होता है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। फिर अगला पॉइंट बनाइएगा स्टार डाल करके, मुख गुहा से होकर शुरू, कहाँ, मल द्वार तक फैली रहती है। ठीक है, आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। तो अब जो हम पढ़ेंगे आहार नाल के मुख्य भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव भी बनता है, याद रखिएगा कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। और कहाँ से, मुख गुहा से मल द्वार तक फैली रहती है। कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो के अंदर ही चीज़ों को क्या क्या दिया जाए, याद करा दिया जाए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना नोट्स, तो अच्छा लगेगा देखने में, पढ़ने में भी। मुख गुहा मतलब मुंह समझते हैं आप लोग। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मतलब आहार नाल का पहला भाग क्या है, तो मुख गुहार है। तो इसको लिखिएगा, मुख गुहा ड्रेस दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा मुख गुहार आहार नाल का सबसे पहला भाग है। तो हम लोग का अगर क्वेश्चन आ जाएगा आहार नाल सबसे प्रथम बार कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पहला भाग है। ये कौन सा भाग है, पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े, जाव जिसको बोला जाता है, जबड़े से घिरी होती है। तो मुख गुहार जो है किससे घिरा रहता है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से। ऊपर तो ऊपर और नीचे जबड़ा दोनों होता है अपने लोग को, तो इससे घिरा हुआ रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल होंठ लिप्स होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत भी होते हैं। तो मुख गुहा में क्या होता है, ये सब तो नॉर्मल बात आप लोग भी जानते होंगे कि जीभ भी होता है, दांत भी होता है, और लिप्स जो हमारा ऊपर नीचे होता है, तो हमारा मुख गुहा क्या हो जाता है, बंद होता है।
और ओपन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा बस। इससे ज़्यादा क्या है, अब अगले अगले पृष्ठ में हम लोग चलते हैं। बस याद करते जाइए, नोट्स को जरूर कंप्लीट आप लोग कीजिएगा। जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित, जीव कहाँ होता है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। बिल्कुल, जीव में कोई हड्डी वड्डी है तो है नहीं, तो जीव एक कैसा रचना है, मांसल मतलब गोश वाला रचना है। जीव कैसा रचना है कि एक मांसल रचना है। जीव के बारे में, इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। जब जीव का अगला सिरा देखिएगा आप लोग, स्वतंत्र होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। पिछला सिरा जीव का देखिएगा तो फर्श से किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं फर्श से जुड़ा होता है। जीव के बारे में, जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। देखेंगे आप लोग अपने जीव में, छोटा छोटा दाना टाइप का होता है जिसे अंकुर कहते हैं। तो उस अंकुर का नाम क्या है, स्वाद की कलियां, स्वाद कलियां। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में है, जीव के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो स्वाद की क्या कहा जाता है, कलियां कहा जाता है, टेस्ट बोन्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टेस्ट बोन्ड कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग मुख गुहा की बात कर रहे हैं, तो सारा पॉइंट जो आएगा आपका मुख गुहा में आएगा। ठीक, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं यही कलियों के टेस्ट के द्वारा हमको पता चलता है कि मीठा है, खारा है या खट्टा है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करते। बिल्कुल, मुख गुहा के अंदर जीव जो होता है, जीव के गति के ही कारण से हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, निगलते हैं, मतलब खाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छी चीज़ है कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ देखिए, जैसे सीटेट हुआ, बीपीएससी, अगर उनके के लिए भी पढ़ा जाए तो मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई 8-10 का साइंस पढ़ना चाहता है तो यहाँ आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। ठीक, ये सब स्टेटमेंट टाइम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल, मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े तक क्या होता है, दांत व्यवस्थित होता है। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़ों में, ठीक है, प्रत्येक दांत जो होता है कहाँ होता है, जबड़े के मसूड़े में होता है, जिससे जुड़ा होता है। मतलब दांत जो हमारा मसूड़ों से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है जो है जड़, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। ठीक है, तो जो भाग धंसा हुआ रहता है जड़ मसूड़े में, तो उसको जड़ कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक, और जो शिखर मतलब ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सिर कहते हैं या शिखर कहा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा दांत के बारे में। सारा पॉइंट बारी बारी करके छोटा छोटा पॉइंट करके बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। मतलब जड़ तथा शिखर, मतलब ये जो दांत के बारे में बोले कि जड़ होता है, सिर होता है, यहाँ बोला वही जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को क्या कहता है, ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा मतलब पल्प कैविटी होता है। मतलब प्रत्येक दांत के भीतर एक क्या होता है, एक मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी होता है। ठीक है, इसके ऊपर दंत स्थित, मतलब इसके ऊपर क्या होता है, दंत स्थित। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर से इस पेज को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार और। ये आप लोग को याद है, छोटे छोटे अंकुर जो जीभ पर होते हैं उसको स्वाद की कलियां कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पर जो मुख गुहा का जो जीव होता है उसका मांसल संरचना होता है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, निगलने में जीभ की गति की वजह से हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, निगलते हैं। अब ये भी याद रखिएगा, मुख गुहा में निचले ऊपर में दांत होता है, मसूड़े में से धंसा हुआ रहता है। जो धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको रूट्स कहते हैं, जो ऊपर वाला भाग रहता है उसे शीरा कहते हैं। और जड़ और शीरा के बीच के भाग को, दांत में जो जड़ होता है और शीरा होता है उनके बीच के भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं, जिसे नेक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, पल्प कैविटी होता है। इसके ऊपर दंत स्थित। नेक्स्ट पेज खोलेंगे तो अब नेक्स्ट पेज में भी पता चल जाएगा। ये तो फिगर है मेरे आहार नल का, या डेंटाइन, या इस पेज को पढ़ा देते उसके बाद दिखा दे। ये या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यही डेंटाइन की वजह से दांत का क्या होता है, अधिकांश भाग तैयार होता है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। मतलब ये जो डेंटाइन होता है वो हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनिमल की एक कड़ी परत होती है, ये याद रखिएगा।
दांत के ऊपरी भाग को इनिमल कहते हैं। और याद रखिएगा ये सबसे कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत को क्या देती है? यही कड़ा होने के अच्छा मजबूत होने की वजह से क्या देता है? सुरक्षा देता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। बिल्कुल सही, दांत की वजह से हम लोग काटते हैं, भोजन को चबाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने? 32 दांत हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्तंक होते हैं, मतलब इंसिजर होते हैं। उसके बाद भेदक होते हैं। उसके बाद केनाइन होते हैं। उसके बाद अगर चर्वनक होते हैं। प्रीमोलर जिसको बोला चर्वनक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ठीक है, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर होता है, उसके बाद केनाइन होता है, केनाइन भेदक होते हैं, प्रीमोलर होते हैं जिसे अग्र चर्वनक कहते हैं, या चर्वनक होते हैं जिसको हम मोलर कहते थे। 4 प्रकार का दांत होता है। दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अगर क्वेश्चन आए मनुष्य के जीवन में कितने दांत उगते हैं, तो याद रखिएगा 32 दांत इधर हो गया, 20 जो दांत जो दूध वाला दांत होता है, मनुष्य में दूध वाला दांत कितने उगते हैं? 20। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा? 32, तो 52 दांत उगते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। और दांत के प्रकार भी आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इंसिजर है, उसके बाद केनाइन है, उसका प्रीमोलर है, और क्या है? मोलर है। ठीक है, तो इतना बात को याद रखिएगा। आप लोग मुख गुहा की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद एक पॉइंट पहले इधर देख लेते हैं। मुख गुहा का फिगर आप लोग को मालूम होगा, यही हमारा मुख गुहा होता है। लार ग्रंथि यहाँ पास होता है, ये हमारा मुख गुहा है। लार्ग नोट्स अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर इसका फिगर बनाने का। ट्रेकिया देख रहे हैं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये ट्रेकिया है। उसके डायफ्राम यहाँ पास दिख रहा होगा, ये वाला डायफ्राम है। यकृत है ये यहाँ, उसके पिल्हिया है यहाँ, ग्रास नली है यहाँ। ठीक है, इस सबको देख रहे हैं क्योंकि इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पीत की थैली है, छोटी आंत है, ये वाली जो बात है ये वाली छोटी आंत है। ये वाली आंत जो देख रहे हो बड़ी आंत होगी। कहाँ गया? देखिए रेक्टम, यही इसी को कहते हैं रेक्टम। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। यही बड़ी आंत में एक छोटा सा बना होता है, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अमाशय ये वाला है। ठीक है, उसके अग्नाशय ये वाली चीज़ बनी हुई है, क्या है? अग्नाशय है। ठीक, ये सब चीज़ को याद रखिए। क्लोन देखिए, ये वाला चीज़ को क्लोन कहते हैं, यहाँ पर जो क्लोन कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, तो ये फिगर आप लोग जरूर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि फिगर 10th में पूछा जाता है, तो उतार लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम लोग पर चले दंत अस्थिष्ट। ठीक है, जब हम कोई मीठा चीज़ जैसे दांत खराब होता है ना, उसी को बोला जाता है। जब कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारी दांतों में चिपक जाती हैं। ठीक है, तो इनमें स्थिति चक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया का अमल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देता है। मतलब इनिमल जो ऊपर कड़ा रहता है सबसे, उसको क्या कर देता है? ये कमजोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थिक क्षय मतलब डेंटल कैरीज कहलाता है। समझ में आया? डेंटल कैरीज किसे कहा जाता है? जो नरम बन जाता है, उसको धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, उसी को डेंटल कैरीज, मतलब दांत खराब होने लगता है, उसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थाई परत बना देता है। देखे होंगे आप लोग के दांत पर काला परत बन जाता है। यह परत दांत प्लवक मतलब डेंटल प्लग कहलाता है। जो बैक्टीरिया के द्वारा एक परत बन जाता है, तो वह परत को क्या कहा जाता है? दंत प्लग कहा जाता है। ठीक, कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंतमंजन से साफ करना चाहिए, क्योंकि ये दंत मतलब डेंटल प्लग नहीं बने। ठीक है, तो उसी जो डेंटल प्लग बनता है वहाँ छिद्र बन जाता है, जिससे हमारा दांत क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। तो 2 वर्ड था डेंटल कैरीज, आप लोग समझ जाए होंगे। वो जो परत बनता है, उस परत को क्या कहा जाता है? डेंटल प्लेग। जो परत बनता है बैक्टीरिया का, उसे डेंटल प्लेग कहा जाता है। और दांत का खराब होना डेंटल कैरीज होता है। ठीक है, तो ये देखे होंगे आप लोग मीठा चीज़ खाते हो तो ज़्यादा ही देखते हुए बच्चे यार, मैं चॉकलेट वगैरह खाते तो उनका दांत क्या होने लगता है? जल्दी खराब होने लगता है। उसके बाद
अगला पॉइंट है, ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए दांतें संक्रमित हो जाते हैं, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है। संक्रमित होगा मतलब दांत खराब होने लगेगा तो दांत में दर्द उठेगा। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाए। अब अगला पॉइंट आते हैं, मनुष्य के मुख गुहा पढ़े तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इस लार ग्रंथि का नाम क्या है ये आप लोग देख लीजिए। जो पाई जाती है, जो पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटाइड ग्लैंड्स कहलाता है। उसका सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि कहलाया जाता है। उसके बाद सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है। तो 3 तरह ग्रंथि आप लोग देख रहे हो। मनुष्य के मुख गुहा में 3 तरह ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। जो कहते हैं ना हम लोग के मुख गुहा में लार जो निकलता है उसका लार ग्रंथि द्वारा निकलता है। तो लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है। 3 लार ग्रंथि पाया जाता है। देखिए कौन होता है, पैरोटाइड ग्लैंड्स है, मतलब पैरोटाइड ग्रंथि है। उसके बाद सबमैंडिबुलर ग्रंथि है। उसके बाद सबलिंगुअल स्लेवरी मतलब ग्लैंड है, लार ग्रंथि है। ठीक है, 3 प्रकार का ग्रंथि पाया जाता है। इनसे निकालने वाले लार सलाइवा नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिर जाता है। तो ठीक है, तो ये लार निकलता है तो नलिकाओं द्वारा हमारे मुख गुहा से में गिरता है। ठीक, उसके बाद है ग्रसनी। अब ग्रसनी देखिएगा, ग्रसनी के बारे में अलग से फिर से नोट्स बनाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा के जस्ट पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी मतलब फ्रेंक्स कहलाती है। मुख गुहा के पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहलाते हैं। ग्रसनी आप लोग को दिखाए थे अभी फिगर में, शायद ग्रसनी कहा जाता। इसमें 2 छिद्र होते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं, 2 याद रखिएगा। मुख गुहा में ग्रसनी होता है। मुख गुहा के जस्ट पिछले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। इसके 2 छिद्र होते हैं, मतलब ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। तो एक याद रखिए, निगल द्वार होता है। क्या होता है, निगल द्वार होता है। जो आहार नाल के अगले भाग मतलब ग्रास नली में खुलता है। मतलब एक क्या होता है, एक छिद्र का नाम निगल द्वार है, गुलेट निगल द्वार है, जो आहार नाल के अगले भाग में मतलब अगले भाग का मतलब ग्रास नली में खुलता है। तथा दूसरा बात कंठ द्वार है। कंठ द्वार समझ गए, कंठ द्वार मतलब ग्लोटिसिस, जो श्वास नली मतलब ट्रेचिया, श्वास नली में खुलता है। श्वास नली मतलब सांस वाली ट्रेचिया जो उसमें जाके खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। मतलब कंठ द्वार की एक आगे वाली रचना को एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो 2 तरीका का छिद्र होता है। एक होता है निगल द्वार होता है, मतलब मुख गुहा के पिछले ग्रसनी। ग्रसनी में 2 तरीका छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो निगल द्वार से याद रखिए, खाना जाएगा जो आहार नाल के अगले भाग में जाके कहाँ, ग्रस नली में खुलेगा। कहाँ खुलेगा, ग्रस नली में खुलता है। तथा कंठ द्वार जो है सांस के लिए होता है, जो श्वास नली ट्रेचिया में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, कंठ द्वार के आगे भी एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसको एपिग्लोटिस कहलाती है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है। तो देखिए, जब मनुष्य भोजन करता है तो जाएगा तो मुख गुहा होते हुए, मुख गुहा में जैसे जाएगा ग्रसनी में जाएगा खाना, और ग्रसनी में जैसे जाएगा तो ग्रसनी में अब 2 छिद्र होता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो अब किस से खाना जाएगा, तो निगल द्वार से जाएगा। तो निगल द्वार से जैसे खाना जाता है तो कंठ द्वार की पट्टी क्या हो जाती, बंद हो जाती, ढक जाती है, जिससे खाना निगल द्वार होकर चला जाता है और कंठ द्वार क्लोटिस में नहीं जाता। कभी कभी आप लोग को याद होगा, जब आप लोग खाना खाते हैं कभी कभी एक दाना चला जाता है कंठ द्वार में, तो आप लोग क्या जोर सा छींकते हैं या खांसी करते हैं ना, इसलिए कि इसमें खाना नहीं जाना चाहिए। अगर एक दाना के अंदर चला गया तो समझिए आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो समझ जाएगा। तो जैसे खाना जाता है तो उस पर एक पट्टी बन जाती है, जिससे ये कंठ द्वार जो है हमारा बंद हो जाता है और निगल द्वार होते हुए, गुलेट के द्वारा होते हुए खाना चला जाता है आगे, जिसे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। इसी कारण से जब कंठ द्वार ढक जाता है तो भोजन जो है श्वास नली में नहीं जा पाता है, निगल द्वार से होते हुए
पेट में चला जाता है। समझ में आया बात? याद रखें, ग्रसनी का पिछला भाग मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। तो कंठ द्वार आगे चलकर कहाँ खुलता है, ये याद रखिए, ग्रस नली में। कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और उसके बाद कंठ गोलाइटिस, कंठ द्वार जो है ट्रेचिया में जाकर खुलता है। कहाँ खुलता है? ऑब्जेक्टिव आएगा। निगल द्वार कहाँ जाके खुलता है आगे चल के, तो बोलिएगा ग्रस नली में खुलता है। लेकिन कंठ द्वार कहाँ खुलता है, तो याद रखिएगा ट्रेचिया में खुलता है। कहाँ खुलता है? ट्रेचिया में खुलता है। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पृष्ठ, उसके बाद अगला है कि ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रास नली मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार, बताए थे निगल द्वार में जाता के द्वारा ग्रास नली में आता। ये भी बताया गया था कि भोजन निगल द्वार जैसे निगलता है। ठीक है, तो कहाँ जाता है? ग्रास नली में आता, ओसोफेगस में पहुँचता है खाना। ठीक है, एकदम सना हुआ भोजन लार से भरा हुआ भोजन के पहुँचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे हम कर्माकुंचन पेरिस्टाल्टिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब आप लोग खाना लेते हैं तो गला में देखिएगा, गला सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। खाना जब जाता है तो जाते जाते फैल जाता है, जैसे खाना वहाँ से हटता है क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो यहाँ बोला है वही, वो सिकुड़न होता है, शीतलन होता है या फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्माकुंचन। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। तो समझ में आ गया कर्माकुंचन किसे कहते हैं। उसके बाद इस प्रकार की गति को, ये जो गति हो रहा है, इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। जो ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। एक और बात याद रखिएगा कि ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप लोग जरूर, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। मतलब ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय। आमाशय मतलब स्टोमेच में पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, पहले कहाँ से? मुख द्वार से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार में आता है। निगल द्वार के बाद ग्रास नली में आता है। और ग्रास नली में जैसे भोजन आता है तो उसमें एक मतलब उस ग्रास नली को कभी सिकुड़ जाता है, कभी शीतलन हो जाता है, फैलने लगता है। तो उसी की गति से खाना नीचे आता है। तो इसी को कहा जाता है कर्माकुंचन, मतलब पेरिस्टाल्टिस कहते हैं। ठीक है, यही भोजन में धीरे धीरे नीचे की ओर हमारा भोजन, तब जो ऊपर नीचे होता है ना, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, जिसके वजह से खाना हमारा नीचे आता है। ग्रास नली जैसे क्रॉस करता है उसके बाद कहाँ जाता है? तो हमारा स्टोमैच में, पेट में, आमाशय में खाना पहुंच जाता है। अब आमाशय के बारे में अब टॉपिक दीजिएगा। अब ग्रास नली मुख्य द्वार खत्म हो गया, अब नेक्स्ट दीजिएगा आमाशय। हमारा खाना कहाँ जाएगा? तो आमाशय में आ जाएगा। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना, ये कैसी रचना है? चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती। उदर गुहा से के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है? फैली होती। अमाशय का अग्रभाग अमाशय के आगे के भाग को कार्डियक क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। जैसे अमाशय में खाना आएगा तो उसके सबसे पहले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियक। तथा पिछला भाग, सबसे पीछे वाले भाग को कहेंगे पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग? पाइलोरिक। आगे वाले भाग को कार्डियक, पीछे वाले भाग को पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग कहेंगे? पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो अमाशय में 3 भाग होता है, याद रखिएगा। आगे वाले भाग को कार्डियक भाग कहते हैं, पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक भाग कहते हैं। तो इतना चीज याद रखिएगा, कर्माकुंचन याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ था? आमाशय में, याद रखिएगा। ग्रास नली में हमारा भोजन का पाचन नहीं होता है। ये चीज को जरूर आप लोग याद कीजिएगा, नोट करके स्टार मार्क करके लिखिएगा। उसके बाद के बीच के भाग को, मतलब इन दोनों के बीच के भाग को कार्डियक भाग पूछे, पाइलोरिक भाग पढ़े, इनके बीच के भाग को कहा जाता है फुंडिक भाग। क्या कहा जाता है? फुंडिक भाग कहलाता है।
तो याद रखिएगा आमाशय का 3 भाग होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं कार्डियक भाग, एक को क्या कहते हैं कार्डियक भाग कहते हैं, एक को कहते हैं पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग और पैलोरिक भाग के बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो फुंडिक भाग कहते हैं। याद रखिएगा। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभारी एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। ठीक है, कोलुमिनर इस टाइप का एक स्तर होता है ऊपर में, जैसे जीभ के ऊपर छिद्र टाइप का था ना, जिसमें थोड़ा उस टाइप का नहीं होता लेकिन लंबा टाइप का होता है, ये याद रखिए। ठीक है, कोशिकाओं का एक स्तर होता है जो कौन सा होता है, स्तंभकार एपिथेलियम, याद रखिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम का होता है, यह कोशिका का स्तर होता है। कोशिका का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, जगह जगह क्या होगा, अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथ या जठर ग्रंथ का निर्माण करती है। यही जो है, ये जो कोलिमिनियर स्तंभकार जो होता है उसका धंसा भाग से क्या होता है, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। ठीक है, तभी हमारा भोजन क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। ठीक, तो पचना शुरू होता है। तो आप जठर ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। आप लीजिए, जो जठर ग्रंथि अमाशय निकलता है तो उसकी क्या कोशिकाएं, याद रखिएगा जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। उनका नाम क्या है, श्लेष्मा, मतलब म्यूकस कोशिकाएं। क्या नाम है, म्यूकस कोशिकाएं हैं। या फिर अगला दूसरा होता है भित्ति अमलजन कोशिकाएं, मतलब पेरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। तीसरा कहते हैं मुख्य जाइमोजन कोशिकाएं, मतलब चीफ ऑफ जाइमोजन सेल्स। तो यह 3 कोशिकाएं होती है, याद रखिएगा। तो जठर ग्रंथि की 3 कोशिकाएं, एक म्यूकस कोशिका होती है, दूसरा अमलजन कोशिकाएं होती है, तीसरा जाइमोजन कोशिकाएं होती है। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस, मतलब गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। मतलब इस तीनों कोशिकाओं से जो स्राव किया जाता है, जो निकलता है, तो उन तीनों को क्या कहते हैं, जो जूस निकलता है उसी को कहते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहलाते। आप देखिए जठर रस में भी, जठर रस क्या होता है, जठर रस में पेप्सिनोजन, याद रखिएगा पेप्सिनोजन होता है। जठर रस में क्या होता है, जठर रस में, अरे यहाँ पास पढ़ दीजिएगा, थोड़ा सटा हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। तो जठर रस जो निकलता है अमाशय पेट में, तो 3 ठो जठर रस का नाम है। एक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा का नाम है म्यूकस, तीसरा का नाम है श्लेष्मा। म्यूकस या श्लेष्मा सेम बात है। और एक होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन। क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिन, मतलब निष्क्रिय क्या होगा, ये ज्यादा असर नहीं करेगा किसी को, क्या करेगा, किसी जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको निष्क्रिय कर देगा, इसी का काम होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अगला काम है। अगला देखिए, ये सबको जो है ना थोड़ा सटा हुआ, तो आप लोग बुक रख लीजिएगा या फिर नोट्स बनाइएगा, तो छोटा छोटा पॉइंट करके लिखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, याद होगा। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से, स्टोमेच में कहाँ से निकलता, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखिएगा अमाशय में निकलता है। कहाँ निकलता है, अमाशय, मतलब स्टोमेच में निकलता है। ये भी याद रखिएगा अमाशय में कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन रहे तो अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा से होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन के सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय, मतलब पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, और पेप्सिन, किसमें, पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे पहला काम होता है जब पेट में निकलता है, तो वो एक निष्क्रिय, अभी पता थे ना पेप्सिनोजन कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। उस पर जैसे हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल पड़ेगा तो सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो वो किस में बदल जाता है,
पेप्सिन में नामक एंजाइम में बदल जाता है। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेप्सिनोजन निष्क्रिय को पेप्सिन में कौन बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन में कौन बदल देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या फिर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पेट में क्या काम होता है, तो इस काम को जरूर आप लोग लिख दीजिए। यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, काम है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से हम इसको इस पेज को रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ था, तो इसलिए हम सोचते हैं कि फिर से कर दें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, अमाशय ग्रंथि होता है, जठर रस निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है, तो ये जो एपिथेलियम स्तंभकार कोशिका होता है उसी से पेट में होता है, अमाशय में, याद रखिएगा स्टोमेज में होता है। उसके बाद इसमें से जठर रस निकलता है। जठर रस तीन प्रकार, जठर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक होता है म्यूकस कोशिका होता है, श्लेष्मा कोशिका उसी को कहते हैं, भित्ति अम्लजन। तो याद रखिएगा क्या होता है, श्लेष्मा म्यूकस कोशिका कुलम होता है, भित्ति अम्लजन कोशिका होता है। उसके बाद तीसरा कोशिका नाम है जाइमोजिन कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ बस पढ़े थे, जठर रस निकलता है। ये याद है, जठर रस कौन कौन निकलता, पेट में कौन सा जठर रस निकलता है, तो अमाशय में, स्टोमेच में कौन सा निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, म्यूकस निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। ठीक है, और पेप्सिनोजन निकलता है। ये तीन का आप लोग जरूर याद रखिएगा, कौन सा रस निकलता है अपने स्टोमेच अमाशय में। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कहाँ स्राव होता है, तो स्टोमेच में होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। अगर स्टोमेच नहीं रहे, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है किस कोशिका से निकलता है, तो अम्लजन कोशिका। कौन सा कोशिका, अम्लजन कोशिका से होता है। ठीक है, पेट के अंदर अम्लजन कोशिका उसी से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिन, अब इसका काम क्या होता है, निष्क्रिय पेप्सिन होता है, उसको सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है, किसमें, पेप्सिन में, और वह उसके बाद एंजाइम बदल देता है, मतलब पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। तो छोटा छोटा पॉइंट करके या स्टार डाल के आप लोग उतार लीजिएगा, तभी आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए उस पेज मैंने यहाँ पास था, यहाँ पास तक हम लोग कर लिए थे। पेप्सी सक्रिय पेप्सिनोजन को किस में बदलता है, एंजाइम में। उसके बाद देखिए पेप्सिन भोजन को, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम देखिए, पेप्सिन जो ये होता है, ये वाला पेप्सिन उसका काम है, पेप्सिन भोजन को प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन का पेट के अंदर, अमाशय के अंदर पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन जो होता है भोजन के प्रोटीन को, किसको, भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। तो क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि पेट अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो उसका नाम बताएगा आप लोग पेप्सिन। क्या कौन बदलता है, पेप्सिन। या ऐसे भी होता है, पेप्सिन का कार्य क्या होता है, तो पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को किस में बदलना, पेप्टोन में बदलना। क्या होता है, पेप्टोन में बदलना। उसके बाद वो अगला देखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट करके उतार लीजिएगा, स्टार मार्क करके ये सब चीज। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जीवाणुशक की तरह भी कार्य करता है। क्या बोला, जो, यहाँ पर थोड़ा मिटाते हैं, हाँ अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और काम देखिए, बहुत प्यारा काम होता है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जीवाणु नाशक की तरह भी कार्य होता है, मतलब जो हमारे खाने में जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उस पर भी यह कार्य करता है, तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। समझ में आया बात। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पेट में भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को कौन मारता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारता है। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे क्या क्या काम होता है, तो एक काम इसको भी आप लोग जरूर लिखेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो यह भी एक कार्य है। हो सकता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है उसका क्या क्या काम होता है। 2 काम आप लोग को हम बता दिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, एक तो होता है कि पेप्सिनोजन को किसमें, पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, और दूसरा काम आप लोग को हम बता ही दिए।
ठीक है, तो ये रखिए। अगला पॉइंट यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस का आप देखिए, म्यूकस का स्राव म्यूकस की कोशिकाओं से होता है। मतलब म्यूकस का स्राव जो होता है म्यूकस के ही कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव किससे होता है? म्यूकस की कोशिकाओं से होता है। पढ़ाए थे नहीं यहाँ म्यूकस कोशिका है ना। तो म्यूकस का स्राव जो होता है म्यूकस कोशिका से होता है। पॉइंट में लिखिएगा म्यूकस का स्राव कहाँ से होता है? म्यूकस कोशिका से होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो याद रखिएगा म्यूकस का काम कितना बढ़िया है, जो हमारे पेट में अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसको यह क्या करता, मतलब पेट के दीवार को इस रस से बचाता है, जठर ग्रंथि से बचाता है। किसके? अमाशय के दीवार को बचाता है। कौन? म्यूकस बचाता है। किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और पेप्सिन से पेट की दीवार को सुरक्षित करता है। नहीं तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर किसी पर भी गिरता है तो उस चीज़ को क्या कर देता है? जला देता है। लेकिन हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड स्राव होता है, लेकिन फिर भी हमारे पेट को जला नहीं पाता। यही म्यूकस जो है उससे क्या करता है? हम लोग को सुरक्षित रखता है। तो म्यूकस का काम जरूर याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अच्छी बात है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मनुष्य के अमाशय में, माशय पेट में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर का जठर रस का स्राव होता है। मतलब आप लोग के पेट में प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर, कितना लीटर? 3 लीटर का जठर रस क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, जठर रस के बारे में बता ही दिए थे, कौन कौन जठर रस बाहर निकलता है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पर। अमाशय की ग्रंथिया से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। मतलब अमाशय पेट में जो है अत्यधिक अम्लीय, मतलब एसिडिक का सेक्रेशन क्या होता है? होने लगता है, अधिक होने लगता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक होने लगता है, जिसके कारण उनकी दीवार को सुरक्षित रखने के लिए म्यूकस का स्राव घट जाता है। म्यूकस का स्राव क्या हो जाएगा? घट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब आपके पेट में अत्यधिक अम्ल स्राव होगा और म्यूकस का स्राव धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाता है। स्राव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर। क्या कहा जाता है उसको? अल्सर कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? अल्सर कहा जाता है। जब अल्सर किसे कहते हैं? जब क्या हो जाता है? घाव एसिड का ज्यादा बहाव होता है, तो उस धसे हुए भाग में एक क्या हो जाता है कि लाल घाव टाइप का देखने में लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्सर। उसी क्या कहा जाता है? अल्सर। तो अल्सर कैसे होता है ये पता चल गया कि अत्यधिक अम्लीय स्राव होने से हम लोग के पेट में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, जिस घाव को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। उसके बाद देखिए अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर, तो जो अमाशय के दीवार में से पूरा घाव हो जाता है उस सबको क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, अमाशय, अभी हम लोग पेट की बात करें, अमाशय की सिर्फ बात करें, उससे आगे नहीं गए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं गड़बड़ कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग अमाशय के पेट के अंदर ही हैं। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन आरंभ हो जाता है। मतलब प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है, वसा का भी जो पाचन शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से। छोटा छोटा पॉइंट करके लिखिएगा। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमाशय में क्या वसा का पाचन होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन आंशिक पाचन होता है। कैसा होता है? आधा, कम पाचन होता है। ठीक है, आज पाचन होता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए फिर अमाशय में वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या हो जाएगा? एंजाइम अगर पूछ ले तो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है।
ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। लेकिन अमाशय में वसा का पाचन आंशिक रूप से होता है, ठीक है। और उसके बाद वसा को कौन पाचन मतलब करता है, एंजाइम का नाम बताना है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट करके यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा गिल्स रोल में बदल देता है। लिख लीजिएगा ये, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को, किसको? वसा को वसा अम्ल अम्ल वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदल देता है। तो वसा को किस में बदल देता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदल देता है। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो वसा को किस में बदलता है? तो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदलता है, और ये क्रिया किस में होता है? अमाशय में। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लोई की तरह हो जाता है। लोई देखिए ना, आटार का लोई जो होता है उसी गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? काइम। तो अमाशय में जो हमारा भोजन पचने के बाद, प्रोटीन के पचने के बाद वसा का एंजाइम काम, गैस्ट्रिक अप्लाई पे काम कर देता है, तो एक गाढ़ा टाइप का बनता है, लोई टाइप का। किसका? गाढ़े लोई की तरह बनता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम। अब वह काइम कहाँ जाएगा? काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो याद रहे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कायम किसके द्वारा अमाशय से छोटी आंत में जाता है, तो पाइलोरिक छिद्र। छिद्र का नाम क्या है? पाइलोरिक छिद्र कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसी छिद्र के द्वारा कायम जाता है। अच्छा, कायम कहाँ बनता है? अमाशय में। कायम कहाँ बनता है? अमाशय में। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इससे यहाँ तक याद रखिएगा। फिर से एक बार और हम रिवीजन आप लोग कर देते। अल्सर समझ गए होंगे आप लोग। अल्सर किसको कहा जाता है? ज्यादा एसिड का स्राव हो जाता है तो वहाँ घाव बन जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद अमाशय में प्रोटीन का पचाना स्टार्ट हो जाता है। भोजन में वसा का भी अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वसा का आंशिक रूप से पाचन होता है। आंशिक रूप से क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद एक एंजाइम वसा को पचाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरोल में बदलता है। वसा अम्ल या ग्लिसरोल में बदल देता है। अमाशय में एक भोजन का जो स्वरूप गाढ़े लोई की तरह बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइम। अब काइम अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो कौन सा छिद्र से जाएगा? तो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत। पेट हो गया। पेट के बाद भोजन कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा भोजन। तो आप छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे कि छोटी आंत में क्या क्या काम होता है, भोजन के साथ क्या क्या होता है। तो छोटी आंत में आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अगर क्वेश्चन आ जाए आहार नाल बताए ना अभी तुरंत। आहार नाल का छोटा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अगर पूछ ले तो छोटी आंत होगा। क्या होगा? छोटी आंत होगा। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। यह बेलना आकार का होता है। यह कैसा होता है? बेलना आकार का होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आहार नाल में इस भाग में पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। किसमें? छोटी आंत में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से 6 मीटर होता है। मतलब मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2 चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। और मनुष्य में लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। यही भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। मतलब भिन्न भिन्न जंतु अगर लीजिएगा तो उसमें छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है, क्या होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ क्या बोला? भोजन के निर्माण पर लंबाई क्या करती है? निर्भर करती है। भोजन के प्रकार पर जो है निर्भर करता है क्या? लंबाई किसकी? छोटी आंत की।
जैसे जैसे शाकाहारी जंतु जो सिर्फ सब्जी वगैरह खाते हैं, घास खाते हैं, उसी को कहते हैं शाकाहारी, सिंपल भाषा में, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी भोजन में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। ताकि सेलुलोज का पाचन किससे हो सके? ठीक से हो सके। इस सब पॉइंट को उतार लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि छोटी आंत की लंबाई सबसे लंबी किस में होती है, तो शाकाहारी में होता है, याद रखिएगा। बकरी पठा में होगा जो सिर्फ घास खाता है, ठीक। लेकिन जो मांसाहारी, यहाँ पास लिखा हुआ देखिए, अब देखिए आगे क्या है, तो मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत क्या होता है? सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। और इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मतलब जो मांस वगैरह खाता है उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? कम होगी। लेकिन शाकाहारी की छोटी आंत की लंबाई क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, मांसाहारी से, याद रखिएगा। चलिए एक बार और हम छोटी आंत के बारे में बोल देते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, अगर बोले आहार नाल की सबसे बड़ी भाग कौन सा आहार नाल का, तो छोटी आंत होता है। यह बेलना आकार का होता है। इसका भाग पाचन में की पूर्ण क्रिया होता है। मतलब पाचन का पूर्ण क्रिया किस में होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य की लंबाई लगभग 6 मीटर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। मतलब एक और याद रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है भिन्न भिन्न जंतुओं में। वो भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर? भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ताकि सेलुलोज का पाचन क्या हो सके? ठीक से हो सके। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक क्यों होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की अपेक्षा छोटी आंत छोटी होती है, ठीक है। मांसाहारी की, शाकाहारी की बड़ी होती है, मांसाहारी की छोटी होती है, छोटी आंत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। आप लोग जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एक भी स्टूडेंट को, अगर सब स्टूडेंट शेयर करते हैं तो हमारा चैनल बढ़ेगा आगे। और लाइक कमेंट जरूर क्या कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कुछ ना कुछ जरूर क्या कीजिए। और बहुत ही अच्छी चीज़ हम आप लोग को उपलब्ध कराते हैं, इतना अच्छा से आप लोग बहुत अच्छा से समझिए, याद कर लीजिए क्लास में ही देखते देखते, और उतारिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। छोटी आंत भी 3 भाग में बटा होता है। एक होता है ग्रहणी। एक क्या होता है? ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में डोडिनम कहा जाता है। एक होता है जजुनम, जिसको जजुनम कहा जाता है इंग्लिश में। एक होता है इलियम। एक क्या होता है? इलियम। मतलब छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जजुनम और इलियम, या इंग्लिश में याद रखिए डोडुनम, जजुनम, इलियम। डोडुनम, जजुनम, इलियम, नाम सेम लग रहा है। तो हिंदी में याद है ग्रहणी। हिंदी में डोडुनम को हमेशा हिंदी लिखेगा ग्रहणी, लेकिन जजुनम को जजुनम लिखेगा, इलियम को क्या लिखेगा? इलियम ही लिखेगा, याद रखिएगा, ठीक है। में बटा होता है। ग्रहणी, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। मतलब छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रहणी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रहणी। जो अमाशय से पायलरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। मतलब अमाशय अपना पेट, अमाशय के बाद पायलरिक छिद्र होता है, दिखाए थे ना कायम, जो पायलरिक छिद्र से ना अमाशय से बड़ी छोटी आंत में आता है। तो पायलरिक छिद्र के भाग से ठीक क्या बात शुरू हो जाता है? मतलब अमाशय, पायलरिक छिद्र, पायलरिक छिद्र के बाद क्या आ जाएगा? अपना ग्रहणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रहणी। छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी शुरू हो जाता है। प्राय ये सी आकार का होता है। कैसा होता है? सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक, ग्रहणी में मतलब डेडुनम में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नालिका खुलती खुलती है। जो नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जोड़ने से बनी होती है। मतलब एक छिद्र खुलता है, नलिका खुलता है, जो दो भिन्न भिन्न नलिकाओं में आपस में क्या करते हैं? जोड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशय वाहिनिका होती है। उनमें से एक नलिका क्या होता है? अग्नाशय मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। दूसरा नलिका जो होता है मूल पित्त वाहिनी होता है, मतलब कॉमन बाइल डक्ट होता है। कॉमन बाइल डक्ट होता है। तो याद रखिएगा कि ग्रहणी में 2 नलिका बहता है। 2 नलिका में एक होता है अग्नाशय वाहिनी, एक होता है मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है,
याद रखिएगा छोटी आंत के बारे में 2-3 भाग होता है, गर्हनी, जेजुनम और इलियम। और गर्हनी जो होता है छोटी आंत का पहला भाग होता है, जो अमाशय को पालरिक भाग से के ठीक बाद क्या होता है शुरू होता है, ये सी आकार का होता है। गर्हनी में लगभग 2 छिद्र निकलता है, नलिका होता है, एक होता है अग्न्याशय वाहिनी, दूसरा होता है मूल पीत वाहिनी मतलब कॉमन बाइल डक्ट होता है। उसके बाद अगला पेज में हम लोग चलते हैं, तो अब है जेजुनम छोटी आंत का। अब जेजुनम के बारे में, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का कौन सा भाग है, जैसे आएगा ये हो गया ना हमारा छोटी आंत ऐसे ऐसे जाता है, छोटी आंत ऐसे जाता है, तो पहला आएगा इलियम, पहला क्या आएगा इलियम आएगा, दूसरा क्या आएगा जेजुनम, बीच में होगा जेजुनम, उसके बाद होगा इलियम। ठीक है, तो छोटी आंत का मध्य भाग इलियम है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो होगा इलियम होगा। ठीक है, इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है, मतलब भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त किसमें होगा, इलियम में होगा। अगर ऐसे आए क्वेश्चन में कि आहार नाल का आहार नाल में कौन से भाग में पूर्ण क्या होता है, भोजन पचता है, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी पूछ ले अगर कि भोजन बचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत कर इसी भाग में होता है, मतलब आप जो पचता है भोजन को अवशोषण करेगा नहीं, खून में कैसे जाएगा पोषक हमारा, तो उसको क्या करेगा, अवशोषण करता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, तो पीत, अग्नाशय रस तथा आंत्र रस या सकस एंट्रिकस जो क्रमशः यकृत से, अग्नाशय से और आंत ग्रंथियों से स्राव होते, मतलब यकृत से क्या होता है, यकृत से पीत निकलता है। यकृत से क्या होता है, इसको अलग अलग बना के लिखिएगा, साथ ही नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, यकृत क्या स्राव करता है, पीत स्राव करता है। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस का स्रावित करता है। ठीक है, तथा इंटेस्टिनियल ग्लैंड जो है कहता है आंत्र रस या सकस एंट्रिकस का स्राव करती है। अलग अलग करके लिखिएगा, ऐसे यकृत लिखिएगा, ऐसे क्या लिखिएगा, यकृत, यकृत लिखिएगा, यकृत करके लाइन दीजिएगा, यहां से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्या स्राव करता है, क्या करता है, स्राव करता है, स्राव स्राव करता है किसका, तो यकृत जो स्राव करता है पीत का, किसका, पीत का स्राव करता है। क्वेश्चन आ सकता है ना, पीत का स्राव किससे होता है, तो यकृत से होता है, किससे होता है, यकृत से होता है। ठीक है, यही है कि पीत आएगा छोटी आंत में, किसमें आएगा, छोटी आंत में आता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आएगा, यकृत से पीत का रस निकलता है। उसके बाद अग्नाशय पैनक्रिएटिक से अग्नाशय रस या पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। उसके सकस मतलब आंत्र रस किससे निकलता है, इंटेस्टिनियल ग्लैंड से निकलता है। याद रखिएगा जेजुनम में, छोटी आंत के कौन से पाद में समाप्त हो जाता है पाचन, जेजुनम में, किसमें, जेजुनम में। ये छोटी आंत का मध्य भाग है जेजुनम, और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम होता है, ये भी याद रखिए, छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम। जेजुनम तो बीच में होता है, बाद उसके बाद क्या होता है, इलियम। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, लेकिन इस भाग में भोजन का क्या होता है, अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। इस भाग में क्या होता है, भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है, भोजन समाप्त होता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर छोटी आंत में इसे भेज दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ जेजुनम के बारे में, ये छोटी आंत के बारे में, यहाँ भी ये सब चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद है यकृत। क्या है यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, यकृत। ठीक है, पैनक्रिएटिक यकृत होता है। ठीक है, यकृत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यकृत जो है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यकृत। यकृत मतलब होता है लीवर, क्या होता है, लीवर। तो लीवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, मतलब अगर क्वेश्चन आए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत लीवर, इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। ठीक है, यह भार में करीब 1.5 kg का होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यकृत का भार कितना होता है, तो 1.5 किलो का होता है। यकृत कितना किलो का होता है, 1.5 किलो, जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित, उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाएं से पीत का स्राव होता है, किसका स्राव होता है, पीत का। अभी पढ़ाए थे ना, पीत का स्राव होता है। स्रावित पीत का संचय पित्ताशय गोल ब्लेडर नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है,
मतलब स्रावित पीत का स्रावित जो होता है कहाँ से, संचय पित्ताशय, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर नामक एक छोटी थैली नुमा होती है पित्ताशय, उसी से होता है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं मतलब हेपेटेटिक डक्ट्स, नलिका जो होता है, नलिका कहते हैं इस टाइप से, नलिका निकलेगा, नलिका, ठीक है। तो यकृत से नलिकाएं डक्ट निकलती, यकृत की नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर मूल पीतवाहिनी में कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो यकृत की नलिकाएं पित्ताशय से निकलकर, कहां से, पित्ताशय से निकलकर मूल पीतवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, पीछे देखा है कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग क्षारीय द्रव होता, द्रव है, मतलब पीत के बारे में, पीत का जरूर याद रखा, पीत कैसा होता है, गाढ़ा होता है एवं हरा रंग, कैसा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। और ये कैसा होता है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्वेश्चन आता है पीत कैसा होता है, तो क्षारीय होता, अम्लीय होता, कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसका, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, पीत में किसी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है। पीत के निम्नलिखित दो मुख्य कारण, अब पीत का दो कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक बार। और यकृत कैसा है, यह शरीर का सबसे बड़ा भाग ग्रंथि है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि है अपने शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, 1.5 किलो का होता है। कितना किलो का, 1.5 किलो का होता है। यह स्रावित करता है पित्ताशय से, छोटी थैली होता है पित्ताशय, उसी से पीत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, पीत। उसके बाद यकृत नलिकाएं निकलती है, जो यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली यंत्र से जोड़कर मूल पीत वाहिनी का कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। पीत गाढ़ा होता है, हरा रंग का होता है, एकदम क्षारीय होता है। यह, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, पीत में कोई एंजाइम नहीं होता। पीत निम्नलिखित दो मुख्य कार्य हैं, पीत का दो मुख्य कार्य को जरूर लिखिएगा आप लोग। तो पीत का है, पीत अमाशय, पीत अमाशय से ग्रहणी, अमाशय से किसमें, अमाशय, पीत अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, मतलब अमाशय से जो ग्रहणी में अम्लीय कायम आता, कायम जो होता है अम्लीय होता है, अम्लीय की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। देखिए अमाशय में जो है, पेट में अपने लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो वो कैसा होता है, कायम में मिलेगा तो कायम अम्लीय हो जाएगा। जैसे ग्रहणी में आएगा, छोटी आंत में आएगा, तो अम्लीयता को किस में बदल देता है, क्षारीय में बदल देता है। तो ये काम को जरूर याद रखें। और अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ताकि, इसलिए पीत उसको क्षारीय बनाता है कि अग्नाशय रस जो आएगा, अग्नाशय, अग्नाशय रस के बारे में पीछे बताएं आप लोग को, यहाँ देख लीजिए अग्नाशय रस के बारे में हम लोग बताएं कि अग्नाशय रस कहाँ बताएं, यहाँ देखिए अग्नाशय रस है ना, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस है ना, अग्नाशय रस के बारे में बताएं, यहाँ पास आप लोग को नजर आ रहा है अग्नाशय रस, ठीक है। तो अग्नाशय रस जो किस, अग्नाशय से निकलता है, तो इसलिए पीत जो होता है कायम अम्लीय होता है। कायम कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो उसको क्षारीय में बना देता है। इसलिए बनाता है ताकि अग्नाशय रस एंजाइम, अग्नाशय रस के एंजाइम, अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके, काम कर सके, ठीक है। तो पहला पीत का काम याद रखेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अम्लीय कायम को क्षारीय में कौन बदलता है, तो पीत बदलता है। कौन बदलता है, पीत बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पीत का दूसरा काम क्या है, पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन, पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने और एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अब पीत क्या करेगा, एक और काम होता है कि भोजन में जो वसा रहता है, क्या रहता है, वसा, वसा को विखंडन कर देता है, तोड़ देता है, छोटे छोटे पायसीकरण कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। और जैसे छोटा छोटा टुकड़ा में पायसीकरण होगा, टूटेगा, तो अब उस पर क्या होगा कि उस पर एंजाइम, उस पर क्या करे, एंजाइम आसानी से काम करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, क्रिया करना उसको आसान लगेगा, तब उस पर काम करना शुरू कर देगा। अग्नाशय रस एंजाइम, जो अग्नाशय रस होता है एंजाइम उस पर क्या करेगा, काम करना स्टार्ट। एक बड़ा है, अब बड़ा को अगर छोटा छोटा में कर दिया जाता, काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पीत का ये भी काम है कि अगर क्वेश्चन आए कि अमाशय वसा को कौन इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है, विखंडन करता है, तो पीत। कौन करता है, पीत। क्यों करता है, कि एंजाइम उस पर आसानी से क्या कर सके, अपना काम कर सके। तो पीत का एक काम यह है, दूसरा कार्य यह है, लिख लीजिएगा। हो सकता है 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि पीत के कार्य को लिखिए, तो यही दोनों कार्य लिख दीजिएगा, तो 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा तरीका से हम आप लोग को डिफाइन किए हैं, बताएं। उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद किसके बारे में हम बात करेंगे, अग्नाशय के बारे में बात करेंगे।
चलिए, पैनक्रियाज इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको पैनक्रियाज बोला जाता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के को घिरे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज कहलाती है। ठीक है, अग्नाशय कहलाती है। कहाँ होता है? अमाशय के ठीक नीचे होता है, ग्रहणी को घेरे पीले रंग की, कैसी? पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय की वाहिनी मतलब पैनक्रियाट डक्ट बनाती है। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाती है। एक बड़ी क्या बनाती है? नलिका बनाती है। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। कहाँ खुलती है? ग्रहणी में खुलती है। और ये अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन अग्नाशय रस इससे निकलता है, मालूम है ना? यकृत से क्या निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। तो अग्नाशय रस क्या करता है? ट्रिप्सिन को एमाइलेज लाइपेज न्यूक्लिएज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशय रस जो निकलेगा, नहीं बताए थे आप लोग को, जाके पूछे देखिए, वह अग्नाशय वाहिका किसमें आके यहाँ पर लिखा है मिलकर नलिका अग्नाशय वाहिनी के मिलकर मूल पित्तवाहिनी जाके देखिएगा, आप लोग को पढ़ा है, मूल पित्तवाहिनी के बारे में पढ़ा है। दो डक्ट ग्रसनी में निकलता है। अभी आप लोग को दिखा देते हैं कहाँ पास है। दो डक्ट के बारे में आप लोग को बताए थे हम। दो डक्ट देखिए, एक अग्नाशय वाहिनी हुआ, पैनक्रियाटिक डक्ट, यही ना मूल पित्त वाहिनी में तो दो डक्ट बनता है। क्या डक्ट बनता है? यहाँ देखिए दो डक्ट बनता है, एक ये। तो पहला वाले को मैं तो अभी बताए हैं। दूसरा वाले यही पैनक्रियाज से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? पैनक्रियाज से जो है कॉमन बाइल डक्ट मूल पित्त वाहिनी में दो छिद्र निकलता है ना अग्नाशय में, नहीं ग्रहणी में, नहीं आप लोग को बताए थे यहाँ पर देख रहे मतलब छोटी आंत में नहीं निकलता। ये ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र होता है। ग्रहणी के बारे में लिखा है ना, छिद्र होता है। ये एक पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, एक होता है कॉमन बाइल डक्ट मूल पित्तवाहिनी। तो यकृत का जो होता है पैनक्रियाट अग्नाशय का जो होता है पैनक्रियाज का जो होता है डक्ट, इसी से आके मिल जाता है। इसी से आके क्या करता है? मिल जाता है। ठीक है, इसी से आगे क्या करता है? मिल जाता है। मिल के क्या बनाता है? अग्नाशय वाहिका बनाता है। ठीक है, आइए आज के ग्रहणी में खुलता है। कहाँ? यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए कहाँ के खुलता है? ग्रहणी में खुलता है। याद रखिएगा, अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी एक बड़ी नलिका बनाती है जो कहाँ आके खुलता है? ग्रहणी छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, अब अग्नाशय जैसे छोटी आंत में खुलेगा तो अग्नाशय पैनक्रिया जो अग्नाशय रस निकालेगा। तो अग्नाशय रस कौन कौन निकालेगा? एक ट्रिप्सिन निकालेगा, एमाइलेज निकालेगा, लाइपेज निकालेगा, न्यूक्लिएज निकालेगा। ये सब रस निकलता है किससे? अग्नाशय से। ठीक है, एंजाइम, इसी क्या कहते हैं? एंजाइम। यही एंजाइम निकलेगा अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय रस में कौन कौन सा अग्नाशय है, कौन कौन सा एंजाइम? तो ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, एमाइलाइजिन एंजाइम होगा, लाइपेज होगा, न्यूक्लियस। अगर पूछेगा न्यूक्लियस एंजाइम कौन स्रावित करता है, तो अग्नाशय करता है। ठीक है, अब अग्नाशय रस के एंजाइम भोजन में अवयव इस प्रकार से काम करते। देखिए काम इसका क्या होता है? एमाइलेज प्लस स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है? एमाइलेज अगर स्टार्च एवं ग्लाइकोजन से मिलेगा तो किसको? माल्टोज में बदल देगा। ठीक, उसके लाइपेज क्या करे? लाइपेज जब इमल्सीकृत वसा को, इमल्सीकृत मतलब वही टूट जा, जो वसा को क्या कर दे? तोड़ देता है। अभी तुरंत बताए थे, इमल्सीकरण कर दिया जाता है, वसा को तोड़ दिया जाता है। तो वसा को तोड़ जो देगा तो उसी में लाइपेज जाके मिलेगा। तो वसा इमल्सीकृत वसा को लाइपेज जैसे आके उसमें मिलेगा तो वसा अम्ल में बदल जाएगा और किसमें? ग्लिसरोल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? वसा अम्ल में और गिल्स रोल में। तो याद रखिएगा, लाइपेज इमल्सीकरण वसा को किस में बदल देता है? वसा अम्ल में बदलता देता है और ग्लिस रोल में बदल देता है। उसके बाद न्यूक्लियोज जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। किस में बदल देता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब बात याद रखेगा। ये सारी कार्यकलाप जो हो रहा है छोटी आंत में हो रहा है। किस में हो रहा है? छोटी आंत में हो रहा है, क्योंकि पाचन का अंतिम रूप छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है। तो याद रखिएगा, एमाइलेज प्लस स्टार्च एवं ग्लाइकोज क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा। लाइपेज क्या करेगा? इमिल्सिक्रिन वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरोल में बदल देगा। न्यूक्लियोज क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देगा। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है आप लोग, नोट्स छोटा छोटा बना लीजिएगा करके एक एक लाइन का, तो देखिएगा आप लोग बहुत अच्छा से इसको याद कर पाए।
याद कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ाएं कि आप लोग छोटा छोटा नोट बना सकते हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन का बनाइएगा, वो टॉपिक का नाम लिखिएगा, अगना से छोटा छोटा नोट बना दीजिएगा एक एक लाइन, देखिएगा कितना अच्छा आप लोग को फुल फुल नॉलेज हो जाएगा, फुल नॉलेज एकदम, किसी से एकदम किसी को आगे बोलने नहीं दे सकते आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटने वाला नहीं है, जो इतने गहराई से पड़ेगा उसका छूट कैसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है आंत ग्रंथि। क्या है? आंत ग्रंथियां। छोटी आंत की दीवार में कई कई ग्रंथियां होती है, कई कई क्या होती है? ग्रंथियां होती है, तब ये ना स्राव होता है। इनका स्राव आंत्र रस या सकस, सकस पढ़ाए थे ना, एंट्रियोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंट्रियोकल। आंत ग्रंथियां से आंत्र रस निकलता है, क्या नहीं? आंत्र रस या सकस कहलाता है। ठीक है, तो आंत्र रस कौन निकालता है? आंत ग्रंथियां निकालती है, ये याद कर लीजिएगा, पीछे भी पढ़ा है। आंत्र रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर इनकी क्रिया इस प्रकार है। आप देखिए, सकस जो होगा, आंत्र रस जो होगा, इसका काम क्या होता है? ई पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन को, पेप्टाइड्स जो निकलेगा, पेप्टाइड पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देगा। सबसे पहला ये काम। लाइपेज प्लस बची हुई इमल्सिक्रेन वसा, बची जो बचेगा उसको वसा प्लस अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देगा। इनवर्टेज प्लस सुक्रोज, इनवर्टेज प्लस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। माल्टेज प्लस माल्टोज को किस में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, और उसके बाद लैक्टेस और लैक्टेस क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल देगा। न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड मिलके क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। ठीक है, इसको उतना याद नहीं भी रखिएगा तो, लेकिन थोड़ा सा जहन में याद रखिए, इतना इंटरनल तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, कम से कम ये तो याद रखिएगा, आंत ग्रंथियां जो आंत्र रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इससे पहले वाला जो इस टाइप का पढ़ा है उसको याद रखे, वो पूछ सकता है, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछता, उतना याद रखे, इतना नहीं पूछता इसके बारे में, लेकिन ये इसका जरूर याद रखे, ये सब जो लिखाए थे ये सब का ये वाला याद जरूर रखिएगा, ये वाला पूछ देता है। ठीक है, ये वाला आप लोग जरूर याद रखें, ये वाला पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? इसी प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसी प्रकार छोटी आंत, अभी हम लोग छोटी आंत में थे, छोटी आंत का कार्यक्रम पूरा होगा, जिससे भोजन को जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल देते हैं। मतलब ये घुलनशील अणु तो नहीं होते, हम लोग जटिल चीज खाते हैं, जो खाते हैं वो क्या होता है? जटिल होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? जटिल होता है, और उसे अघुलनशील होता है, वो अपने खून में नहीं घुलने वाला होता है। तब उसके बाद यही सब रस जो निकलता है अपने पेट के अंदर, तो उसी की वजह से वो अणु में बदल देता है, किसी में छोटा अणु में बदल, घुलनशील अणु में बदल देता है। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है। आप देखिए, इसी अवस्था में छोटी आंत में क्या होगा? काइम और भी तरल हो जाएगा। काइम याद है ना क्या होता है? और भी तरल हो जाता है, तथा इसको काइम के बाद क्या बोला जाता है? चाई, चाइल। क्या बोला जाता है? चाइल कहते हैं। काइम के बाद क्या बन जाएगा? चाइल बन जाता है, और ये चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलय के द्वारा होता है। इलियम का, छोटी आंत का जो लास्ट भाग है इलियम, वही क्या करता है? इसका अवशोषण, अब खून अवशोषण करके तब न खून के अंदर मिल जाता है पोषण। समझ में आया बात? तो याद रखिएगा, चाइम से क्या कर लेता है? इलियम अवशोषण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलियम स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर मिल जाते हैं, और तथा रुधिर संचार के विभिन्न विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। जैसे खून में जाएगा, रुधिर में जाएगा, तो अब हर जगह फैल जाएगा। तभी ना देखते किसी को सेहत रह जाए, किसी को खून अच्छा हो, मतलब बन जाता है खून, जैसा पोषण करोगे उस प्रकार से हो जाता है, तो रुधिर के हर संचार में पहुंच जाता है पोषण। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो छोटी आंत मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, छोटी आंत का काम समझ में आया कितना हुआ? सबको आप लोग लिखिएगा, ये अच्छा नॉलेज देगा आप लोग को, आगे भी बहुत काम आएगा। उसके बाद अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग बड़ी आंत। किसमें आ जाते हैं? बड़ी आंत, और चैप्टर उसके बाद क्या होगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर जे प्रक्रम हम लोग का क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जरूर देखिएगा कंप्लीट आप लोग अच्छा से। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। छोटी आंत के बाद क्या? बड़ी आंत खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। बड़ी आंत भी दो भाग में बटा होता है,
एक होता है भाग क्लोन, क्या होता है क्लोन कहा जाता है, दूसरा को मलाशय कहा जाता है, क्या कहा जाता है मलाशय या रेक्टम, या क्या कहला जाता है रेक्टम कहलाती। तो पहला भाग क्लोन होता है, दूसरा भाग मलाशय मतलब रेक्टम होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, एक छोटी क्या होती है नली हो जाती है, जिसे सीकम कहलाता है, जिसे क्या कहला जाता है सीकम, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलती है वहां पर से एक छोटी सी नली हो जाती है जिसे सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर देखिए, सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, किसकी उंगली जैसी रचना होती है, जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। यही क्या कहलाती है अपेंडिक्स, कहते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, यही होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कहाँ होता है सीकम, सीकम के शीर्ष पर उंगली जैसी रचना जो होती है किस क्या कहलाता है अपेंडिक्स। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है सीकम के शीर्ष पर उंगली जैसी रचना क्या कहलाती है, तो अपेंडिक्स कहला। यही अपेंडिक्स जो होता है जब बढ़ जाता है तो आदमी को दर्द उठता है तो इसका ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के में अपेंडिक्स रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखा है मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, ये याद रखिएगा। यह एक अवशोषी अंग है, वेस्टिंगल्स ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, वेस्ट समझिए एक तरह का वेस्ट, इसका कोई काम नहीं है अपने शरीर में। ठीक है, तो ठीक दर्द उठता तो काट खटा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होता। ठीक है, तो अगर पूछे अपने शरीर में कौन अवशेषी अंग है तो उस अवशोषी का नाम अंग का नाम है अपेंडिक्स। मतलब पूछ ले वेस्टिंगल ऑर्गन कौन सा है तो वेस्टिंगल उंगल ऑर्गन क्या होगा अपेंडिक्स होगा। ठीक है उसके बाद है कोलोन तीन भागों में विभक्त हो जाता है। कोलोन भी तीन भाग में विभक्त होता है। तो एक को होता कहा जाता है अनुप्रस्थ कोलोन, ट्रांसवर्स क्लोन, एक होता अधोगामी क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, और उसके बाद अधोगामी क्लोन रेक्टम में खुलता। अधिगामी क्लोन कहाँ खुलता है रेक्टम में खुलता है, यहाँ जो रेक्टम दूसरा भाग है। तो याद रखिएगा अधोगामी जो होता है अधोगामी यहाँ पढ़े होंगे उपरिगामी क्लोन, अनुप्रस्थ क्लोन और अधोगामी क्लोन। तीन भाग होता है किसका होता है क्लोन का होता है। अब अधोगामी क्लोन रेक्टम में खुलता है, किसमें खुलता है रेक्टम में खुलता है, जो बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। जो अंत में रेक्टम के बाद क्या मल द्वार का खुलता, अंत में मल द्वार खुलता है जो शरीर के बाहर में खुलती है, जिससे हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है बाहर निकलता है। आज अपचा भोजन जो पचता नहीं है, इलियम से क्लोन में, इलियम से किस में जाता है क्लोन से में से होते हुए रेक्टम में पहुंचने के बाद यह बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन देखिए जो अपचे भोजन है उसमें से अतिरिक्त अवशोषित हो जाता है क्या पानी जल। अंत में अपचा भोजन मूल रूप से अस्थायी तौर पर रेक्टम से संचित रहता है, जहां यह समय समय पर मल द्वार किसके मल द्वार के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आए बात, तो याद रखिएगा आप लोग मल द्वार जो निकलता है किससे निकलता है रेक्टम के बाद क्या होता है उसको एनस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, कोई दिक्कत रेक्टम क्या कहते हैं रेक्टम, वही रेक्टम के द्वारा निकल जाता। ठीक, तो आप लोग का चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जेब प्रक्रम समझ में आया। आप जेब प्रक्रम किसको कहते हैं, यही सब जो काम होता है इसी क्या कहा जाता है जेब प्रक्रम। ठीक है, तो आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट की जरूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को क्लास, और अगर अच्छा लगा होगा तो मैं आगे भी चैप्टर का बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर कमेंट जरूर क्या कीजिए थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, कम से कम एक दो लड़का को शेयर करते रहिएगा आप लोग मेरा चैनल। दिल से धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू।